क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 और हमारे चैप्टर का नाम है एयर। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो कैसा ब्लैंकेट है? यह है थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। और किसके चारों तरफ क्रिएटेड है? अर्थ के चारों तरफ। सो एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, यानी कि एयर की लेयर है किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ। यही एटमॉस्फेयर है। ये हमें हार्मफुल सनरेज से प्रोटेक्ट करता है, राइट। और कौन सी गैसेस हैं इस डायग्राम में देखिए। यहाँ पे नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93% एंड अदर गैसेस 0.04%, राइट। तो ये भी आप अपने पॉइंट में लिख सकते हैं, इनका परसेंटेज भी लिख सकते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैसेस। अब सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन बनाने वाली गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द इन मेजर पोर्शन। ये ज्यादा पोर्शन में यहाँ पे अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, राइट। एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स भी हैं। देखो, ये रही हमारी अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे ये क्या बनता है? यहाँ पे ये लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में भी कई सारी लेयर्स हैं। कितने लेयर हैं? 5 लेयर हैं, ठीक है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फियर। तो अगर आप इस आंसर में इन लेयर्स के नाम भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर किसका? व्हाट इज एटमॉस्फेयर का। हम क्या समझे कि ब्लैंकेट ऑफ एयर है अर्थ के चारों तरफ, वो एटमॉस्फेयर है। हार्मफुल रेज से हमें हमारी अर्थ को बचाता है, सारे जीवों को बचाता है। इसमें कई सारी गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। और इसमें कुछ 5 लेयर्स हैं, ये उन लेयर्स के नाम रहे: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच 2 गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सी 2 ऐसी गैसेस हैं जो बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ पे है नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में दोनों गैसेस सबसे ज़्यादा हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ऐसी कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करती है? क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है जब एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कुछ गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा माहौल यानी थोड़ा सा इन्वायरमेंट, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। वैसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है और ये जरूरी है, ये लाइफ को सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमिना अर्थ पर नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगी। ये अर्थ के टेम्परेचर को जीने लायक बनाता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे हम कुछ ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस को जब हम इंडस्ट्रीज में, व्हीकल के जरिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए जब हम इनको बढ़ा देते हैं तो फिर गर्मी बढ़ जाती है। खैर, यहाँ पे पूछा गया है विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। और कुछ गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है जनरेट करती है, बढ़ा देती है, इसको क्रिएट करती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। कुछ गैसेस और भी हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। कौन सी गैसेस हैं आप नोट कर लीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस में जो अदर गैसेस हैं वो हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। वाटर वेपर भी इस चीज को बढ़ा देता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है? तो वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन? स्मॉल एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कितनी ड्यूरेशन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन? शॉर्ट ड्यूरेशन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेरिक वेदर क्या होता है? वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो स्मॉल एरिया में अप्लाई होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है।
तो ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से R2R, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, है ना। तो R2R और डे टू डे कंडीशन जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, वेदर कह सकते हैं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, है ना। एक ही दिन में कई तरह का वेदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे कुछ वेदर कंडीशन दिखाई गई हैं, जैसे कि वेदर कैसा कैसा हो सकता है, सनी हो सकता है, जब सनलाइट बहुत तेज है तो कैसा हो गया, सनी। क्लाउडी, जब बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्लाउडी हो गया। पार्टली क्लाउडी, थोड़े बहुत बादल, थोड़ी थोड़ी बीच में लाइट आ रही है, तो ये क्या हुआ, पार्टली क्लाउडी। इन द सेम वे देयर इज रेनी, स्नोई, स्लीटिंग, स्टॉर्मी, लाइटनिंग, थंडरिंग, है ना, थंडर वाला, हेलिंग, विंडी, फॉगी। तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं। हो सकता है किसी दिन जब आप सुबह उठें तो आपको जो है वेदर कंडीशन सनी नज़र आए, थोड़ी देर बाद वो क्लाउडी हो जाए, बादल आ जाए, है ना, फिर रेनी हो जाए, उसके बाद फिर से सनी हो जाए, है ना। तो एक ही दिन में कई बार वेदर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, कई तरह का वेदर आप एक दिन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन भी आप पॉइंट बनाकर अपने आंसर में लिख सकते हैं, ये वेदर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इनका भी एक आप सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं। तो क्या होता है वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, स्मॉल एरिया में अप्लाई होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है ना। R2R और डे टू डे वेदरिक कंडीशन होती है किसी भी एरिया की, उसको हम वेदर बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं सनी, क्लाउडी, रेनी, स्टॉर्मी, स्नोई, हेलिंग, विंडी, फॉगी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 तरह के रेनफॉल के नाम बताइए। तो हमने इस चैप्टर में कौन से पढ़े थे, साइक्लोनिक रेनफॉल, देन रिलीफ रेनफॉल जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये यहाँ पे इमेजेस हैं, कौन सा, साइक्लोनिक रेनफॉल, देन रिलीफ रेनफॉल और उसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है भाई, क्या होता है एयर प्रेशर, वो प्रेशर जो एयर के थ्रू डाला जाए अर्थ पर, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं, राइट। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। हवा में भी वजन होता है, राइट, ठीक है। वेट के एयर में क्या होता है, एयर में वेट होता है, हवा में वजन होता है। तो वो प्रेशर जो एयर के वेट के थ्रू डाला जाए अर्थ के ऊपर, राइट। हवा जो दबाव डालती है अर्थ पर, हवा जो प्रेशर डालती है, एयर जो प्रेशर डालती है, उसी को तो हम एयर प्रेशर कहते हैं, राइट। सो एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीज। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीजेस इट इज द हाइएस्ट एट द सी लेवल, यानी कि द एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस। जितना हम ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा, और जितना हम सी लेवल के नजदीक रहेंगे एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। सो व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर है एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। कौन सी गैस है जो हमें हार्मफुल सनरेज से बचाती है, सो डेफिनेटली दैट इज ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की सबसे इंपोर्टेंट लेयर कौन सी है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। चलिए आपको इमेज में मैं दिखा देता हूं कहां पे है ये ट्रोपोस्फेयर, पहले भी हमने यहां पे इसको देखा था। तो ये रही ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी वेदरिक कंडीशंस होती हैं, स्ट्रोम आना, बारिश आना, जितनी भी वेदरिक फिनोमिना होता है, क्लाइमेट की जितनी भी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं, वेदरिक कंडीशंस इसमें होती हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इस लेयर को सबसे ज़रूरी बताया गया है, इंपॉर्टेंट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर है जो बादलों से फ्री रहती है, सो दैट इज सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे है। तो स्ट्रेटोस्फेयर आप देखिए वो इस इमेज में यहाँ पे है स्ट्रेटोस्फेयर,
सेकंड लेयर, ये रही दूसरे नंबर की, ठीक है। तो ये फ्री फ्रॉम क्लाउड से, क्लाउड से फ्री रहती है। ज़्यादातर एयरप्लेन वगैरह जो हैं, एरोप्लेन वगैरह इसी में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की डिस्टर्बेंस उनको नहीं लगती है, ठीक है। सो सेकंड लेयर है हमारी कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जितना हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर, जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड, जब प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि पानी जब नीचे आता है लिक्विड फॉर्म में, तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको रेन कहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, चलिए उनको सामने वाले ऑप्शन से हम मैच करेंगे। ट्रेड विंड्स, लू, मॉनसून और विंड। तो ट्रेड विंड जो होती हैं ये परमानेंट विंड होती हैं। लू किसी एरिया में चलने वाली लोकल विंड होती हैं। जब आपकी जून की छुट्टियां चल रही होती हैं तो यहाँ पे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हम लू बोलते हैं, ये लोकल विंड्स होती हैं, राइट। मॉनसून विंड्स आती हैं और फिर चली जाती हैं, ये सीजन के साथ आती हैं चली जाती हैं, तो इन्हें सीजनल विंड्स बोलते हैं। विंड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, दैट इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। एक ह्यूमिड डे में, एक नमी भरे दिन में, एक ऐसा दिन जब खूब सारी ह्यूमिडिटी है, नमी है वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, तो जो वेट क्लोथ्स हैं, जो गीले कपड़े हैं, वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लेते हैं? कपड़े जल्दी कैसे सूखते हैं? जब धूप तेज हो, जब ड्राई एयर हो, हॉट एयर हो, है ना, उस कंडीशन में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कपड़े गीले होते हैं, उनमें नमी होती है, और जब एटमॉस्फेयर में भी नमी होगी तो कपड़े कैसे जल्दी सूखेंगे? नहीं सूखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सो इट इज बिकॉज ऑन ए ह्यूमिड डे एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। क्योंकि ह्यूमिड डे में क्या होता है, जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो पहले से ही भरी पूरी होती है, पहले से भी सैचुरेटेड होती है, पहले ही उसमें वाटर वेपर अवेलेबल होता है, तो ये कपड़ों के अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसको सुखा नहीं पाती, राइट। तो इस वजह से ये कपड़े देर से सूखते हैं। एटमॉस्फेयर में ही नमी है, आपके कपड़ों में भी नमी है, दोनों ही चीजें गीली हैं, ठीक है। तो इस वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते, बहुत टाइम लेते हैं। जबकि अगर दिन गर्म होगा, सनलाइट होगी, एयर ड्राई होगी, तो जल्दी इवोपोरेट हो जाएगा पानी, है ना, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ, यानी कि सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ गिरता है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ फील होता है? इक्वेटोरियल रीजन पे। और ये इंसोलेशन कम कहाँ हो जाता है? पोलर रीजन पे। ये देखो इस इमेज में, यहाँ पे ये जो सेंट्रल लेटीट्यूड्स हैं हमारे, जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा, और जो पोल्स हैं यहाँ पे इंसोलेशन कम। तो ऐसा क्यों होता है? आपको ये पता होना चाहिए इंसोलेशन क्या चीज होती है। इंसोलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, राइट। क्या होती हैं? इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन ए गिवन सरफेस, यानी कि अर्थ के किसी सरफेस पर गिरने वाली सोलर रेडिएशन, अर्थ के किसी एरिया पर गिरने वाली सनलाइट, सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, है ना। इसे हिंदी में, इंसोलेशन को हिंदी में सूर्य तप बोलते हैं, ठीक है। तो वो सोलर रेडिएशंस, वो धूप, वो सनलाइट जो अर्थ के किसी एरिया पर गिरती है, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल बिकॉज सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड स्लांटिंग ऑन द पोल्स। क्या होता है? होता ये है कि ये जो सनरेज हैं ये इक्वेटोरियल रीजन पे गिरती हैं वर्टिकल, सीधी, और यहाँ पे अर्थ में बल्ज भी है, अर्थ बाहर की तरफ उभरी हुई है, बल्जिंग है, और यहाँ पे सीधी डायरेक्ट सनरेज आती हैं। तो डायरेक्ट सनरेज आती हैं तो सन की एनर्जी यानी कि इंसुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे फील होती है? अर्थ के सेंट्रल पार्ट में, इक्वेटोरियल पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है, सबसे ज़्यादा इंसुलेशंस आती है, रिसीव होती है, राइट। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल, वैसे वैसे ये सनरेज क्या होती जाएंगी? स्लांटिंग होती जाएंगी।
तो सनरेज स्लांटिंग हो गई, रिसीविंग एरिया भी बढ़ गया। तो इस वजह से क्या होगा, स्लांटिंग होने की वजह से पोल्स पे इनका जो इंसोलेशन है, इनकी जो हीट एनर्जी है, जो सनलाइट की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सो डायरेक्ट सनरेज इक्वेटर पे यानी कि ज़्यादा इंसोलेशन, राइट, इंसोलेशन इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है, और स्लांटिंग सनरेज पोल्स पे तो इंसोलेशन भी कम होगी। सो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाएंगे इंसोलेशन का अमाउंट, सनलाइट का अमाउंट, सन की एनर्जी का अमाउंट जो है कम होता चला जाएगा। किस वजह से? सनरेज के स्लांटिंग होने की वजह से, राइट। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।